लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 16वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पाठक, अब वो समय आ गया कि आप भी चंद्रकांता और कुंवर बीरेंद्र सिंह को खुश होते देख खुश हों। ये तो आप समझते ही होंगे कि महाराज जयसिंह विजयगढ़ से रवाना होकर नौगढ़ जाएंगे और वहां से राजा सुरेंद्र सिंह और कुमार को साथ लेकर कुमारी से मिलने की उम्मीद में तिलिस्मी खोह के अंदर जाएंगे। आपको ये भी याद होगा कि सिद्धनाथ योगी ने खोह से बाहर होते वक्त कुमार को कह दिया था कि जब अपने पिता और महाराज जयसिंह को लेकर इस खोह में आना तो उन लोगों को खोह के बाहर छोड़कर पहले तुम आकर एक दफे हमसे मिल जाना। उन्हीं के कहे मुताबिक कुमार करेंगे। खैर, इन लोगों को तो आप अपने काम में छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके हमारे साथ उस खोह में चलिए और किसी कोने में छिपकर वहां रहने वालों की बातचीत सुनिए। शायद आप लोगों के जी का भ्रम यहां निकल जाए और दूसरे तथा तीसरे भाग के बिल्कुल भेदों की बातें भी सुनते ही सुनते खुल जाएं, बल्कि कुछ खुशी भी हासिल हो। कुंवर बीरेंद्र सिंह और महाराज जयसिंह वगैरह तो आज वहां तक पहुंचते नहीं, मगर आप इसी वक्त हमारे साथ उस खोह में बल्कि उस बाग में पहुंचिए जिसमें कुमार ने चंद्रकांता की तस्वीर का दरबार देखा था और जिसमें सिद्धनाथ योगी और बनकन्या से मुलाकात हुई थी। आप उसी बाग में पहुंच गए। देखिए, अस्त होते हुए सूर्य भगवान अपनी सुंदर लाल किरणों से मनोहर बाग के कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को चमका रहे हैं। कुछ कुछ ठंडी हवा खुशबूदार फूलों की महक चारों तरफ फैला रही है। देखिए, इस बाग के बीच वाले संगमरमर के चबूतरे पर 3 पलंग रखे हुए हैं जिनके ऊपर खूबसूरत लौंडियां अच्छे अच्छे बिछौने बिछा रही हैं। खास करके बीच वाले जड़ाऊ पलंग की सजावट पर सभी का ज्यादा ध्यान है। उधर देखिए, वो घास का छोटा सा रमना कैसा खुशनुमा बना हुआ है। उसमें हरी हरी दूब कैसी खूबसूरती से कटी हुई है। यकायक सब्ज मखमली फर्श में और इसमें कुछ भेद नहीं मालूम होता। और देखिए, उसी सब्ज दूब के रमने के चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से खूब गुथे हुए सीधे सीधे गुल मेहंदी के पेड़ों की कतार पलटनों की तरह कैसी शोभा दे रही है। उसके बगल की तरफ ख्याल कीजिए, चमेली का फूला हुआ तख्त क्या ही रंग जमा रहा है और कैसे घने पेड़ हैं कि हवा को भी उसके अंदर जाने का रास्ता मिलना मुश्किल है। और इन दोनों तख्तों के बीच वाला छोटा सा खूबसूरत बंगला क्या मजा दे रहा है, तथा उसके चारों तरफ नीचे से ऊपर तक मालती की लता कैसी घनी चढ़ी हुई और फूल भी कितने ज्यादा फूले हुए हैं। अगर जी चाहे तो किसी एक तरफ खड़े होकर बिना इधर उधर हटे हाथ भर का चंगेर भर लीजिए। पश्चिम की तरफ निगाह दौड़ाइए। फूली हुई मेहंदी की टट्टी के नीचे जंगली रंग बिरंगी पत्तों वाले हाथ 1.5 हाथ ऊंचे दरख्तों की चौहरी कतार क्या भली मालूम होती है। और उसके बुंदकीदार सुर्खी लिए हुए सफेद लकीरों वाले सब्ज धारियों वाले लंबे घूंघर वाले बालों की तरह ऐंठे हुए पत्ते क्या कैफियत दिखा रहे हैं। और इधर उधर हटके दोनों तरफ तिनकोनिया तख्तों की भी रंगत देखिए, जो सिर्फ हाथ भर ऊंचे रंगीन छिटकती हुई धारियों वाले पत्तों के जंगली पेड़ों के गमलों से पहाड़ी नुमा सजाए हुए हैं और जिनके चारों तरफ रंग बिरंगे देशी फूल खिले हुए हैं। अब तो हमारी निगाह इधर उधर और खूबसूरत क्यारियों फूलों और छूटते हुए फव्वारों का मजा नहीं लेती, क्योंकि उन 3 औरतों के पास जाकर अटक गई है जो मेहंदी के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपनी झोलियों में बटोर रही हैं। यहां निगाह भी अदब करती है, क्योंकि उन तीनों औरतों में से एक तो हमारे उपन्यास की ताज वन कन्या है और बाकी दोनों उसकी प्यारी सखियां हैं। वन कन्या की पोशाक तो सफेद है, मगर उनकी दोनों सखियों की सब्ज और सुर्ख। वे तीनों मेहंदी की पत्तियां तोड़ चुकी, अब इस संगमरमर के चबूतरे की तरफ चली आ रही हैं। शायद इन्हीं तीनों पलंगों पर बैठने का इरादा हो। हमारा सोचना ठीक हुआ। वन कन्या मेहंदी की पत्तियां जमीन पर उछालकर थकावट की मुद्रा में बिचले जड़ाऊ पलंग पर लेट गई और दोनों सखियां अगल बगल वाले दोनों पलंगों पर बैठ गई। पाठक, हम और आप भी एक तरफ चुपचाप खड़े होकर इन तीनों की बातचीत सुने।
वन कन्या। उफ, थकावट मालूम होती है। सब्ज कपड़े वाली सखी। घूमे भी क्या कम है। सुर्ख कपड़े वाली सखी दूसरी सखी से। क्या तू भी थक गई है। सब्ज सखी। मैं क्यों थकने लगी। 10-10 कोस का रोज चक्कर लगाती रही, तब तो थकी ही नहीं। सुर्ख सखी। उफ, उन दिनों भी कितना दौड़ना पड़ता था। कभी इधर तो कभी उधर, कभी जाओ तो कभी आओ। सब्ज सखी। आखिर कुमार के अय्यार हम लोगों का पता नहीं ही लगा सके। सुर्ख सखी। खुद ज्योतिषी जी की अक्ल चकरा गई, जो बड़े रम्माल और नजूमी कहलाते थे। दूसरों की कौन कहे। वन कन्या। ज्योतिषी जी के रमल को तो इन्हीं यंत्रों ने बेकार कर दिया, जो सिद्धनाथ बाबा ने हम लोगों के गले में डाल दिया है और अभी तक जिसे उतारने नहीं देते। सब्ज सखी। मालूम नहीं इस ताबीज में कौन सी ऐसी चीज है जो रमल को चलने नहीं देती। वन कन्या। मैंने यही बात एक दफे सिद्धनाथ बाबा जी से पूछी थी, जिसके जवाब में वे बहुत कुछ बक गए। मुझे सब तो याद नहीं कि क्या क्या कह गए। हाँ, इतना याद है कि रमल जिस धातु से बनाई जाती है और रमल के साथ ही ग्रह, राशि, नक्षत्र, तारों वगैरह का असर पड़ने वाली जितनी धातुएं हैं, उन सभी को एक साथ मिलाकर ये यंत्र बनाया गया है। इसलिए जिसके पास ये रहेगा, उसके बारे में कोई नजूमी या ज्योतिषी रमल के जरिए से कुछ नहीं देख सकेगा। सुर्ख सखी। बेशक इसमें बहुत कुछ असर है। देखिए, मैं सूरजमुखी बनकर गई थी, तब भी ज्योतिषी जी रमल से न बता सके कि ये अय्यार है। वन कन्या। कुमार तो खूब ही छके होंगे। सुर्ख सखी। कुछ ना पूछिए। वे बहुत ही घबराए कि ये शैतान कहाँ से आई और क्या शर्त करा के अब क्या चाहती है। सब्ज सखी। उसी के थोड़ी देर पहले मैं प्यादा बनकर खत का जवाब लेने गई थी और देवी सिंह को चेला बनाया था। ये कोई नहीं कह सका कि इसे मैं पहचानता हूं। सुर्ख सकी। ये सब तो है ही है, मगर किस्मत भी कोई भारी चीज है। देखो, जब शिवदत्त के अय्यारों ने तिलिस्मी किताब चुराई थी और जंगल में ले जाकर जमीन के अंदर गाड़ रहे थे, उसी वक्त इत्तेफाक से हम लोगों ने पहुंचकर दूर से देख लिया कि कुछ गाड़ रहे हैं। उन लोगों के जाने के बाद खोदकर देखा तो तिलिस्मी किताब है। वन कन्या। उफ, बड़ी मुश्किल से सिद्धनाथ ने हम लोगों को घूमने का हुक्म दिया था, तो इस पर भी कसम दे दी थी कि दूर दूर से कुमार को देखना, पास मत जाना। सुर्ख सखी। इसमें तुम्हारा ही फायदा था। बेचारे सिद्धनाथ कुछ अपने वास्ते थोड़े ही कहते थे। वन कन्या। ये सब सच है, मगर क्या करें, बिना देखे जी जो नहीं मानता। सब्ज सखी। हम दोनों को तो यही हुक्म दे दिया था कि बराबर घूम घूम कर कुमार की मदद किया करो। मालिन रूपी बद्रीनाथ से कैसा बचाया था। सुर्ख सखी। क्या अय्यार लोग पता लगाने की कम कोशिश करते थे। मगर यहां तो अय्यारों के गुरु घंटाल सिद्धनाथ हरदम मदद पर थे। उनके किए हो क्या सकता था। देखो, गंगा जी में नाव के पास आते वक्त तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी कैसा छके। हम लोगों ने सभी के कपड़े तक ले लिए। सब्ज सखी। हम लोग तो जानबूझकर उन लोगों को अपने साथ लाए ही थे। वन कन्या। चाहे वो लोग कितने ही तेज हों, मगर हमारे सिद्धनाथ को नहीं पा सकते। हाँ, उन लोगों में तेज सिंह बड़ा चालाक है। सुर्ख सखी। तेज सिंह बहुत चालाक है तो क्या हुआ, मगर हमारे सिद्धनाथ तेज सिंह के भी बाप हैं। वन कन्या हंसकर। इसका हाल तो तुम ही जानो। सुर्ख सखी। आप तो दिल लगी करती हैं। सब्ज सखी। हकीकत में सिद्धनाथ ने कुमार और उनके अय्यारों को बड़ा भारी धोखा दिया। उन लोगों को इस बात का ख्याल तक न आया कि इस खोह वाले तिलिस्म को सिद्धनाथ बाबा हम लोगों के हाथ फतह करा रहे हैं। सुर्ख सखी। जब हम लोग अंदर से इस खोह का दरवाजा बंद कर तिलिस्म तोड़ रहे थे, तब तेज सिंह बद्रीनाथ की गठरी लेकर इसमें आए थे, मगर दरवाजा बंद पाकर लौट गए। वन कन्या। बड़े ही घबराए होंगे कि अंदर से इसका दरवाजा किसने बंद कर दिया। सुर्ख सखी। जरूर घबराए होंगे। इसी में क्या, और कई बातों में हम लोगों ने कुमार और उनके अय्यारों को धोखा दिया था। देखिए, मैं उधर सूरजमुखी बनकर कह आई कि शिवदत्त को छुड़ा दूंगी, और इधर इस बात की कसम खिलाकर कि कुमार से दुश्मनी न करेगा, शिवदत्त को छोड़ दिया। उन लोगों ने भी जरूर सोचा होगा कि सूरजमुखी कोई भारी शैतान है। वन कन्या। मगर फिर भी हरामजादे शिवदत्त ने धोखा दिया और कुमार से दुश्मनी करने पर कमर बांधी। उसकी कसम का कोई एतबार नहीं।
सुर्ख सखी: इसी से फिर हम लोगों ने गिरफ्तार भी तो कर लिया और तिलिस्मी किताब पाकर फिर कुमार को दे दी। हाँ, क्रूर सिंह ने एक दफे हम लोगों को पहचान लिया था। मैंने सोचा कि अब अगर ये जीता बचा तो सब भंडा फूट जाएगा। बस लड़ ही तो गई। आखिर मेरे हाथ से उसकी मौत लिखी थी, मारा गया। सब्ज सखी: उस मुए को धुन सवार थी कि हम ही तिलिस्म फतह करके खजाना ले लें। वन कन्या: मुझे तो इसी बात की खुशी है कि ये खोह वाला तिलिस्म मेरे हाथ से फतह हुआ। सुर्ख सखी: इसमें काम ही कितना था, तिस पर सिद्धनाथ बाबा की मदद। वन कन्या: खैर एक बात तो है। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 16वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।